हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग ऑपरेटर और कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट्स देख लेते हैं हम लोग इसमें क्या कवर करने वाले हैं। ऑपरेटर और कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर। ऑपरेटर में हम सभी तरह के ऑपरेटर कवर करेंगे, जैसे कि अरिथमेटिक हो गया, ये सभी। और कंट्रोल फ्लो में हम लोग इफ ये सब कंडीशन वाले, लूपिंग वाले, ब्रेक, ये सब भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो चैप्टर है वो है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर के बारे में जान लेते हैं, क्या है ऑपरेटर। ऑपरेटर देख लेते हैं। आप टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है हमारे पास, अरिथमेटिक ऑपरेटर, यूनियनरी, असाइनमेंट। इन सभी ऑपरेटर को हम लोग कवर करेंगे विद एग्जांपल के साथ, और इनकी डेफिनेशन को भी देखेंगे और सिंटेक्स के साथ। चलिए, पहला ऑपरेटर है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है कि ऑपरेटिक ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल वेरिएबल एंड वैल्यूज। Java supports several types of operators which can be broadly classified into the following category। यानी जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है वो एक मल्टीप्लिकेशन टाइप का ऑपरेटर होता है। ये देख सकते हैं आप सिंबल, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये सब हमारे ऐड होते हैं। और मॉडुलस में आप जो है रिमाइंडर हम देखते हैं एक तरीके से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हमारा पहला प्रोग्राम है अरिथमेटिक ऑपरेटर का। हम लोग विद प्रोग्राम के साथ भी ट्राई करते चलेंगे, तो आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, हमारा पहला प्रोग्राम समझ लेते हैं क्या चीज़ इसमें है। तो पहला जो है प्रोग्राम, उसमें हम लोग क्लास बनाएंगे डेमो अरिथमेटिक ऑपरेटर के नाम से। उसके बाद हम लोग मेथड बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। चलिए देख लेते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। तो ये हमने एस का आईडी, आप कोई भी आईडी यूज कर रहे हैं अपना खोल लेंगे, उसमें एक फोल्डर बना लेंगे। जैसे कि फाइल में गए, न्यू में गए, आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए फोल्डर बना लेंगे, जावा का प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसमें प्रोजेक्ट का नाम हम लोग दे देते हैं। चलिए, आज का जो नाम हम लोग दे देते हैं, बेसिक जावा दे देते हैं नाम। ऐसे आप नाम दे देंगे बेसिक जावा, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे एंड देन फिनिश कर देंगे। ये हमारा फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ से एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ एसआरसी आपको दिख रहा होगा, एसआरसी पे क्लिक करेंगे। इसी के अंदर हमको बनाना होगा। एसआरसी पे हम लोग गए और यहाँ पे पैकेज भी बना हुआ है ऑलरेडी। एसआरसी पे हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग पैकेज बनाएंगे। जिस पैकेज का नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि हम लोग पैकेज बना लेते हैं और पैकेज का नाम हम लोग बेसिक रखते हैं। करें, ठीक है, बेसिक रखा है। उसके बाद फिनिश कर दिया और ये देखिए हमारा पैकेज बन गया। ये हमारा ऑलरेडी बना हुआ था, पैकेज कॉम डॉट डेमो। और पैकेज बनाने का तरीका ये है कि हम लोग डायरेक्ट बेसिकली लिखेंगे कॉम डॉट डेमो। तो बेसिक जो मैंने बनाया है इसको डिलीट कर देंगे। और पैकेज हमने कैसे बनाया था, कॉम डॉट करके बनाएंगे। जैसे साथ से भी गए, राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, न्यू पे जाने के बाद पैकेज, पैकेज पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉम, COM कॉम डॉट डेमो। ये हमारा पैकेज का नाम हुआ। डेमो से ऑलरेडी बना हुआ है तो बेसिक डाल देता हूँ। ठीक है, ये बेसिक करके मैंने पैकेज बनाया। अब इसी पैकेज के अंदर हम लोग बहुत सारी क्लासेस बना सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस। इस पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, इस पे न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद हम लोग क्लास पे जाएंगे। और किस चीज़ की क्लास बनाने वाले हैं हम लोग, अरिथमेटिक की क्लास बनाएंगे। तो हम लोग इस पे लिख देते हैं सिंपल। और क्लास जो बनाते हैं उसका पहला वर्ड कैपिटल से होता है। अरिथमेटिक लिखने के बाद हम लोग इसको फिनिश कर देंगे। ये हमारी क्लास बन गई है। हमने पैकेज कॉम डॉट बेसिक बनाया, उसके अंदर हम लोग पब्लिक क्लास अरिथमेटिक नाम से ये क्लास बना ली। उसके बाद हम लोग इसमें कोड टाइप करेंगे कि हम लोग अरिथमेटिक का प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो इसमें पहले मेन मेथड बनाते हैं। मेन मेथड के अंदर ही सब लोग काम करेंगे। मेन मेथड के लिए ये हमारा मेन मेथड बन गया। अब मेन मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एक वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। तो इंटीजर टाइप के वैल्यू लेंगे, इंट करके इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन। इंट एक वैल्यू और ले लेता हूँ बी, क्योंकि ये ऑपरेंड्स है हमारा। हम पहले, इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं ऑपरेटर्स, वेरिएबल, आइडेंटिफायर। चलिए, इसका हमने 10 ले लिया और सेमी कॉलन लगा दिया। ये हमने वैल्यू असाइन कर ली। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करा के देखेंगे। डायरेक्ट हमने शॉर्टकट बताया था,
इसके बाद हम लोग सिस्टम डॉट आउट के अंदर हम लोग लिखेंगे ये हम लोग लिख रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर a प्लस बी। इसका मतलब ये है कि हम लोग a प्लस बी कराने वाले हैं, पर ये अभी ऐड नहीं करेगा, इसको हम लोग देना पड़ेगा मेथड। तब ये ऑपरेटर अभी नहीं लगाया मैंने, अब मैं इसमें ऑपरेटर लगाने वाला हूँ। और ये ओपन ब्रैकेट लगा, अब इसमें ऑपरेटर लगाऊंगा। ये ऑपरेटर लग गया, यानी कि ये स्ट्रिंग थे हमारे। यहाँ पे हम एडिशन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। a प्लस बी का स्मॉल होगा। उसके बाद a प्लस बी करने के बाद हम लोग ब्रैकेट को बंद करेंगे। देखिए ऑलरेडी 2 ब्रैकेट बंद हो गए। इसके बाद ऐसे ही हम लोग इसको रन करा कर सिंपली देखते हैं पहले। बेसिक सा प्रोग्राम, जावा एप्लीकेशन, ओके। ये देखिए हमारा प्रोग्राम a प्लस बी इक्वल टू 15, यानी a की वैल्यू हमने 5 दिया था, b की वैल्यू 10 दिया था, तो ये हमारा 15 आ गया। ऐसे ही हम लोग और बहुत सारे बना सकते हैं। और अभी हम ये भी बताएंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लेंगे। अभी तो हम यहाँ इनपुट लिख दे रहे हैं प्रोग्राम में, हम और इस इनपुट लेने का तरीका भी दिखाएंगे। तो पहले हम लोग इसके सारे मल्टीप्लिकेशन कवर कर लेते हैं। एडिशन का हो गया, सिंपली ऐसे ही बस चेंजेस यहाँ पे होने कि हम लोग अब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस कर लेंगे, और यहाँ पे ऑपरेटर में भी माइनस कर लेंगे। अगर हमको स्ट्रिक का यूज करना है, इसको स्ट्रिक बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला, इसको स्ट्रिक का यूज कर लेंगे। फिर ये डिवीजन का यूज कर लेंगे, डिवीजन से डिवाइड होगा। ये सब अरिथमेटिक ऑपरेटर का चल रहा है। इसमें हम लोग अभी हम लोग मॉडुलस का भी लगा लेते हैं। मॉडुलस में क्या होता है, रिमाइंडर हमें देता है। मॉडुलस का ये परसेंटेज वाला सिंपल होता है, इसको मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब इसका हम लोग आउटपुट देखेंगे। ये देखिए सिंपली इसका एक कैलकुलेटर तरीके से तैयार हो गया अरिथमेटिक का, जिसमें ऐड भी हो रहा है। ये माइनस भी किया तो -5, क्योंकि 5 की वैल्यू छोटी है तो -5 आ रहा है। तो पूरा ये पूरा कैलकुलेट हो रहा है। और 10 से किया तो डिवाइड भी किया तो ये गलत आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। असली में ये इंटीजर टाइप का वैल्यू है, इसलिए 0 दे रहा है। पॉइंट में लाने के लिए हम फ्लोट लेंगे तो ये पॉइंट में देगा वैल्यू, इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। मॉडुलस में क्या है कि ये जो इसका रिमाइंडर जो बचता है, अभी डिवाइड किया नहीं तो रिमाइंडर 5 ही बचा है। इससे अगर हम इसकी वैल्यू चेंज कर दें, 5 यहाँ दे दें और 10 यहाँ दे दें, फिर देखते हैं। ये देखिए अब आपको लग रहा होगा कि हाँ सही है, क्योंकि वैसे भी सही था और ये भी सही है, क्योंकि इंटीजर टाइप में आप बिल्कुल इंटीजर टाइप की वैल्यू दे रहा। मल्टीप्लिकेशन भी सही है, डिवीजन भी सही है, मॉडुलस भी सही है। ठीक है, इसी तरीके से अब ये तो हमने इनपुट दे दिया था इसमें प्रोग्राम में ही, ये हमारे टर्मिनल में आउटपुट भी आ गया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमसे आउटपुट एक तरह से टर्मिनल में हम यूजर इनपुट दे, और वो कुछ भी वैल्यू दे हम उसको अब प्रिंट करके दिखाएंगे। तो हम इनपुट वाला मेथड देख लेते हैं कैसे करते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग इसको यूज कर देते हैं। हम लोग उसमें स्कैनर का यूज करेंगे। स्कैनर हमारा प्री डिफाइंड वर्ड है। इसमें पब्लिक स्टैटिक, हम मेन मेथड के अंदर क्या लिखेंगे, इंट दे दिया मान लीजिए। हम एक बार में भी इनिशियलाइज कर ए कॉमा बी, ए कॉमा बी 2 वैल्यू का ले रहे हैं, आप सी भी ले सकते हैं, 3 ले लेगा वैल्यू। उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे। अब हम लोग हमने बताया था कि इसमें हम लोग यूज यहाँ पे हम जब भी लिखे तो सिस्टम में लिख के आए, लिखिए यहाँ पे लिख के आएगा इंटर एनी टू वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, ताकि जब भी यूजर आउटपुट में हमें ये लिखता हुआ दिखेगा इंटर टू, इंटर एनी टू नंबर्स। ठीक है, इतना आपको आउटपुट में दिखेगा। ठीक है, अब ये प्रोग्राम यूजर का इनपुट नहीं लिया, अब इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैनर का यूज करेंगे। स्कैनर लगा लेते हैं इसमें, स्कैनर के लिए स्कैनर, ऑब्जेक्ट के लिए ओबीजे लिखते हैं। आप ये सब देख सकते हैं, ये सब ऐसे एज इट इज होगा। जब भी हम स्कैनर का यूज करेंगे एज इट इज ये लिखना ही होगा आपको। स्कैनर सिस्टम डॉट ऑन, इसके बाद सेमी कॉलन जरूर लगाएंगे। अब ये देखिए, इस स्कैनर का हमने लगाया तो यहाँ पे ये रेड कलर का एरर बता रहा है। ठीक है, अब ये क्यों बता रहा है, क्योंकि जब हम लोग स्कैनर का यूज करेंगे तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट कराना होगा। इंपोर्ट क्या कराते हैं, इस पे बस इधर क्लिक करेंगे और ये हमारा बन के आ जाएगा। एक स्कैनर ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू और स्कैनर एस सी
ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, इसको राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट कांस्टेंट, इंपोर्ट अभी नहीं हुआ, इंपोर्ट करा रहा हूँ। ये देखिए इंपोर्ट का आ गया। हम सिंपली एरर पे क्लिक करेंगे, हमारा ऊपर ही ऊपर शो करेगा कि इंपोर्ट। अगर आप स्कैनर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए इंपोर्ट कराइए, ये ऑलरेडी यहाँ पे ले लेगा। चलिए यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, SYSTM, देखिए स्पेलिंग भी अगर गलत होगी तो ये एरर बताएगा हमारा। ठीक है, SCANNER स्कैनर ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू SCANNER स्कैनर। ठीक, इतना करने के बाद हमारे ये प्रोग्राम, एक बार इसको फिर से टाइप कर लेते हैं। स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और यहाँ पे हमारा सेमीकोलन। अभी इतना करने के बाद हमें ये प्रोग्राम एरर क्यों बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने स्कैनर क्लास तो यूज किया, लेकिन इसके लिए किस टाइप का ले रहे हैं यहाँ पे हमको ये भी लिखना होगा। जैसे कि ए इक्वल टू ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्ट डॉट इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहे हैं, तो हम लोग नेक्स्ट इन करते हैं। ये लिखने का तरीका है स्कैनर में, नीचे आगे इंटर कर देंगे और सीधा सेमीकोलन लगा देंगे। उसी तरीके से एक और वैल्यू ले लेंगे बी का, क्योंकि देखिए बी पे एरर आ रहा है ना, बी का ले लेंगे। इंटर कर देंगे, देखिए सेमीकोलन, बस इतना हमारा हो जाएगा। तो अब हमें ये हमने सिंपली ये देखा था, इनपुट हमने खुद दिया था प्रोग्राम में, पर अब यूजर से इनपुट लेने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले प्रोग्राम में लिख के आएगा एंटर एनी टू वेरिएबल, टू नंबर्स, एंड उसके बाद हमारा स्कैनर के यूज से वो हम इंटर यूजर उसमें देगा, डाटा अपना देगा, वैल्यू देगा। इंटर करने के बाद जैसे वो आउटपुट आएगा, हमारा आउटपुट ये सब एडिशन में आ जाएगा। सिंपली इसको ऐसे रहने देंगे, इसे यहाँ पे रन करा लेते हैं। इसको पहले सेव करेंगे, सेव करने के बाद देन रन। तो अब देखिए, और जैसे रन कराया तो यहाँ एंटर एनी टू नंबर, जैसे हमने लिखा था कि एंटर एनी टू नंबर। तो अब यहाँ पे इनपुट यूजर कुछ भी इनपुट दे सकता है। मान लीजिए हमने कुछ भी दे दिया, एक वैल्यू दिया, उसके बाद एक और वैल्यू दे दिया, मान लीजिए दो वैल्यू दे दिया, और उसके बाद ये तुरंत सेकंड में, मिनी सेकंड में ही आंसर पूरा दे दिया कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस पूरा है। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम को यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो ये इसके लिए बस सिंपल से आपको क्या करना होगा, स्कैनर का क्लास यूज करेंगे। स्कैनर, इसमें हम लोग स्कैनर के जो ऑब्जेक्ट, अगर स्कैनर में इंटीजर टाइप के ले रहे हैं तो इंटीजर, अगर फ्लोट टाइप का कुछ यूज करा रहे हैं तो इंडेक्स करके फ्लोट, ऐसे हम लोग यहाँ पे बदल सकते हैं, बाकी सब सेम रहेगा। और जो वैल्यू है यहाँ पे वेरिएबल, वो यहाँ पे नेम उसका होगा। और जब भी स्कैनर क्लास का यूज करेंगे तो हमारा इंपोर्ट भी होगा, इंपोर्ट ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, हम इंपोर्ट क्लिक करेंगे हो जाएगा। तो हमने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्राम देखा। अब हम लोग नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे आते हैं। हमने अरिथमेटिक प्रोग्राम तो देख लिया था। अब हम लोग सेकंड जो हमारा है यूनरी ऑपरेटर, तो अब हम लोग यूनरी ऑपरेटर के बारे में देखेंगे कि क्या है हमारा यूनरी ऑपरेटर। सो जो हमारा यूनरी ऑपरेटर है वो, दिस ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन ऑन ए सिंगल ऑपरेंड, यानी ये सिंगल ऑपरेंड होगा। जैसे कि इसका आप सिंबल से देखिए, यूनरी प्लस इंडिकेट्स पॉजिटिव वैल्यू, अगर हमारे किसी वैल्यू में प्लस लगा हुआ है तो पॉजिटिव वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। यूनरी माइनस मतलब निगेटिव वैल्यू को, इंक्रीमेंट अगर कोई प्लस प्लस करके लगा हुआ है तो इंक्रीमेंट का हो गया, माइनस माइनस है तो डिक्रीमेंट। और इसमें भी कई सारे है भी बताऊंगा। इसके बाद लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट में अगर ये लगा हुआ एक्सप्रेशन मार्क, तो इसका मतलब है कि नॉट को रिप्रेजेंट करे, यानी कि जो वैल्यू है उसका अपोजिट वैल्यू को हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, अब इंक्रीमेंट में भी हमारे दो तरीके से आते हैं, पोस्ट पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट जो जैसे आई की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करी तो आई प्लस प्लस लगा है तो पोस्ट इंक्रीमेंट, और आई से पहले अगर प्लस प्लस लग गया तो प्री इंक्रीमेंट लग गया। पोस्ट इंक्रीमेंट जो आई के बाद लगा हो प्लस प्लस इंक्रीमेंट तो पोस्ट इंक्रीमेंट, पहले लगे प्री। वैसे ही सेम इसमें भी सिमिलर, डिक्रीमेंट में भी पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, चलिए इसका भी प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। पब्लिक क्लास, इसका भी हम लोग क्लास बनाएंगे यूनिटी ऑपरेटर से, उसके बाद हम लोग इसका मेन मेथड के अंदर ये वैल्यू को लिखेंगे। उसके बाद चलिए हम लोग प्रोग्राम में ही डायरेक्ट करके विद प्रैक्टिकल के साथ करते हैं, क्योंकि ऐसा समझ में आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल में
पॉइंट अरिथमेटिक के नाम से मैंने बनाया था। अब हम लोग यूनिटरी ऑपरेटर का नाम लेते हैं। इसमें पैकेज में जाएंगे, पैकेज जाने के बाद न्यू में जाने के बाद हम लोग क्लास का नाम हम लोग ने अरिथमेटिक दिया था। अब हम लोग यूनिनरी बना रहे हैं, तो यूनिनरी का UNARY इसका नाम एक सिंपली ऐसे लिख दिया। और उसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं करना, फिनिश पे क्लिक कर देना है और ये हमारी क्लास बन गई। पैकेज के अंदर क्लास के अंदर अब हम लोग मेन मेथड को लिखेंगे। मेन मेथड को लिखने के लिए सिंपली आप पूरा टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे करके पूरा लिख सकते हैं। मेन लिख के बाद कंट्रोल स्पेस कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर मेन मेथड में हम लोग टाइप करेंगे इंट, क्योंकि हम लोग इंट टाइप में कोई वैल्यू देने वाले हैं। इंट a इक्वल टू 10 सेमीकोलन। हमने वैल्यू इनिशियलाइज की, उसके बाद सेकंड वैल्यू भी दे रहा हूँ, इसमें b की वैल्यू इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं दे रहा हूँ कि b की वैल्यू इसकी अपोजिट है -a, ठीक है। आप देखिए, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि हम कहाँ पे एक एक पॉइंट को, एक प्रोग्राम हमारा इंटरप्रेटर है, लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम एक्सिक्यूट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा a की वैल्यू हमने 10 दी और b की वैल्यू हमने कह दिया -a, यानी कि हमारी b की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू 10 थी तो b की वैल्यू -a हो गई, यानी कि -10 हो गए। तो हम लोग कमेंट में लिख देते हैं सिंपली, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर अदरवाइज यहाँ पे आप रन करा के देखेंगे तो आप लोगों को दिख भी जाएगा। यहाँ पे कराएंगे, यहाँ पे हम लोग किसकी वैल्यू देख रहे हैं, ए की वैल्यू देख रहे हैं, बी की यहाँ सिंपली बी क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसको सेव करके रन करके देखेंगे। ठीक है, हमने ए की वैल्यू 10 कराई थी, बी की वैल्यू -a कर दी, यानी ए का नेगेटिव चला गया तो ये हमारा नेगेटिव मार्क हो गया, तो यानी -10 हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अभी हम लोग नेक्स्ट इसको यहाँ पे लिख दिया हमने कि बी -10 हो गई। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इंक्रीमेंट का हम लोग हमने वहाँ देखा था इंक्रीमेंट का, एक मिनट दिखा दें। हमने यूनिटी ये सब देखा, अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में देख लेते हैं थोड़ा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए ए की वैल्यू को हम लोग इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, तो ए सिंपली ए लिखेंगे और डबल प्लस कर देंगे, इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद सेमीकोलन। अब ये क्या करेगा, हमारा इंक्रीमेंट करेगा और इसी के बाद बी की वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, बी की वैल्यू पोस्ट डिक्रीमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप बताइए इसका आउटपुट क्या आने वाला है। अगर हमने ए की वैल्यू, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी 10 थी, अब ए की वैल्यू हमने क्या कर दी, एक इंक्रीमेंट करी, यानी इसका मतलब है कि ये ए पहले ए में 10 वैल्यू स्टोर होगी, फिर उसके बाद वो ए को इंक्रीमेंट कर देगी, तो ए की वैल्यू 10 के बाद 11 हो जाएगी। यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आने वाला है, 10 आने वाला है। अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम सिंपली ए लिखें, 11 आ गया है, यानी ए की इंक्रीमेंट में जो वैल्यू आई हमारी 11 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ए अब क्या हो गया है, 9 11, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बी की वैल्यू देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे बी की वैल्यू -10 थी, अब -10 से यहाँ पे पहले वैल्यू बी में स्टोर होगी, -10 वैल्यू इसमें स्टोर कंटेनर के बाद, तो -10 है, -10 में एक और पहले स्टोर होगी, तो सिंपली इसमें टैप हो जाएगा, यानी कि बी लिखेंगे तो माइनस हमारा कितना आएगा, -11 ही आएगा, देख लेते हैं। और अभी बता रहे हैं जैसे कि रन करें, लेकिन अब ये -11 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे भी तो डिक्रीमेंट करना चाहिए, एक और -12 होना चाहिए, पर ऐसा क्यों है, हमारा बी की वैल्यू स्टोर होकर -11 आई, पर जो इसके बाद स्टोर करने के बाद फिर बाद में इसका हो रहा है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे -12 हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारी -12 हो चुकी है, तो ये फर्क था यहाँ। तो यानी यहाँ पे प्रिंट करने पे हमारा -11 मिलेगा, पर स्टोर जो वैल्यू हुई है -12 हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन जो हमें आउटपुट जो मिलेगा -11, क्योंकि हमारा पहले वो जो वैल्यू है उसको लिख देगा, बी है तो पहले बी, अगर यहाँ माइनस होता पहले उसको डिक्रीज कर देता, तो समझिए ऐसे बी इक्वल टू बी इज नाउ कितना आ गया था, -11, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग इसका बुलियन टाइप भी देख लेते हैं। बुलियन टाइप क्या था, एक्सप्रेशन मार्क टाइप का जो था, इसमें हम लोग सिंपली बुलियन लिखे सी इक्वल टू, अगर बुलियन लिख दिया कि सी सी इक्वल टू ट्रू है, तो क्या ये ट्रू है, तो इसका हम लिख लेते हैं सिंपल सी एक्सप्रेशन। जो मार्क मैंने लगाया इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि ये एक तरह से अपोजिट कर देता है, यानी कि इनवर्ट जो हमारा प्रेजेंट टाइम पे उसको उल्टा कर देता है, रिवर्स कर देता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इस सी का करेंगे तो ट्रू आएगा, बट यहाँ पे हमने सी वैल्यू नॉट लगा दिया एक तरह से, तो यहाँ पे हमारा क्या, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, इधर बताया सेमी,
ठीक है, इसके बाद सेव कर देते हैं और रन करा के देखते हैं। ठीक है, हमने यहाँ वैल्यू ट्रू दी थी, बट ये नॉट लगा हुआ था, यानी ट्रू नहीं, उसका उल्टा देगा फाल्स दिया। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से यूनियनरी ऑपरेटर था, हमने यूनियनरी ऑपरेटर के बारे में देखा। ठीक है, इसका आउटपुट भी हमने देखा, लास्ट वाला आ गया। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट इसी तरीके से सारे हम ऑपरेटर कवर करेंगे, और कुछ अगर आप चाहिए तो प्रैक्टिकल खुद से करिए, मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसमें क्या है कि असाइनमेंट में आपको असाइन कर देना होता है वैल्यू, जैसे कि दीज ऑपरेटर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल, वही चीज मैंने जो बोली। जैसे कि सिंपल असाइनमेंट क्या है कि ए की वैल्यू हमने बी दे दिया, तो ये सिंपल से इक्वल करके A=5, A=6 ऐसे करके असाइन कर दिया है। और अगर ऐड साइन कर रहे हैं तो ऐड करने का, यानी कि उसमें कुछ ऐड हो रहा है। A इज नाउ 15, यानी ए 10 थी, पर ए में अब हमने कुछ ऐड कर दिया, ए प्लस करके 5 कर दिया, तो ये हमारा 15 हो गया, क्योंकि ए की वैल्यू 10 थी ऑलरेडी। अब ए करके हम लोग डायरेक्ट A+5 ऐसे भी कर सकते थे, पर डायरेक्टली ऐसे असाइंड ऑपरेटर का यूज करके, अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज ना करके असाइन करके भी हम लोग वही काम कर सकते हैं। बस असाइन कर देंगे। अब ए की वैल्यू मेरी कितनी थी, 10 थी, 10, अब उसमें प्लस हमने क्या कर दिया, असाइन कर दिया कि इसमें 10 के प्लस और हो जाए 5, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 15 हो जाएगी। तो वैसे ही ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे 15 होगी नाउ। अब 15 में हमारी वैल्यू ए जब 15 है, तो इसमें हमने माइनस कर दिया, तो हमारी 15 - 2 हो गई 13। इसी तरीके से हमारा 13 है, 13 × 3 हो जाएगा 39। फिर 39 से फिर 3 को डिवाइड किया, तो 13 आ गया। ठीक है, डिवाइड करेंगे आप तो 13 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब 13 आ गया, तो इसको हमने मॉडुलस का यूज करके, इसमें भी अरिथमेटिक ऑपरेटर ही यूज कर रहे हैं, पर इसका लगाने का तरीका ऐसे है कि आप पहले ऑपरेंड्स लिखा, उसके बाद ऑपरेटर लिख दिया। तो अब उसके बाद यहाँ पे 4 हमने इससे डिवाइड मॉडुलस किया, तो इसका जो रिमाइंडर जो आएगा 4 × 12, तो 12 का 12 से हो गया, बचा 1, 13, तो 13 में से 1 जो बचा, 12 कट गया, तो यहाँ 1 बचा हमारा, तो ये हमारा रिमाइंडर बचता है मॉडुलस में, तो ये 1 बचा। ठीक इसी तरीके से आप बिना देखे प्रैक्टिस करिए, तो स्टेप बाय स्टेप आप कर लेंगे। नेक्स्ट मैं चलता हूँ। अब आ गया रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या है हमारा कि रिलेशन बताता है, जैसे कि आप देखते हैं, दीज ऑपरेटर आर यूज्ड कंपेयर टू वैल्यू, यानी दो वैल्यू को कंपेयर करने का जो तरीका है वो हम रिलेशन ऑपरेटर से करते हैं। जैसे कि इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू, तो ये हमारे है इक्वल टू करके। अगर हमको किसी को नॉट इक्वल करना है, जैसे कि हमने पहले वाला देखा था, वैसे नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, हम तो करते आ ही रहे। इसमें भी बहुत सिंपल सा ऑपरेटर है कि इंट ए की वैल्यू 10 दी है, बी की वैल्यू हमने 5 दे दी, जैसे हमने पहला अर्थमेटिक ये सब करते हुए आ रहे हैं, आप वैसे ही कर सकते हैं ट्राई। मैंने अर्थमेटिक से बता दिया, आप ट्राई करेंगे। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ए की वैल्यू 10 दिया, बी की वैल्यू 5 दी, तो ए की वैल्यू जब 10 दे दिया, तो क्या हमने A=, यानी डबल इक्वल टू लगा हुआ, तो ये कंपैरिजन की बात कर रहा है, क्या इसके बराबर है, तो ये A= नहीं बराबर है, ये 10 है वैल्यू, ये 5 है, तो ये हमारा आउटपुट क्या देगा, फॉल्स। फिर आप सेकंड जब आउटपुट इसका कराएंगे, तो क्या A ≠ 5, तो यस ट्रू, क्योंकि भाई नहीं इक्वल है, बराबर सही है बात। अब क्या A>5, बिल्कुल ट्रू, ए की वैल्यू ग्रेटर है देन 5, वैसे ही लेस देन है 5, तो वैसे ही हमारी सारी चीजें देख ले। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लगी हुई है, तो क्या ए की वैल्यू ग्रेटर है या बराबर है, हाँ ग्रेटर भी है या तो बराबर है, ग्रेटर तो है, ट्रू होगी। अब ये कह रहा है लेस देन है, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू लेस देन तो है नहीं, ए की वैल्यू ग्रेटर है, तो इसलिए हमारा फॉल्स हो गया। इसी तरीके से आप ये प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। सिस्टम डॉट आउटपुट का लिखने का तरीका है। और जब हम लोग स्कैनर यानी यूजर से कुछ वैल्यू लेना चाहेंगे, सिंपल हमने स्कैनर का जो यूज किया था, स्कैनर लिखने के बाद उसमें नेक्स्ट इन करके उसका न्यू ऑब्जेक्ट बनाया था, उसके बाद आप उसमें इंपोर्ट कराएंगे स्कैनर अगर यूज कर रहे हैं, तो इंपोर्ट डॉट जावा यूटिल करके, तो इंपोर्ट एक पैकेज है हमारा, उसको इंपोर्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ये भी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है कि लॉजिक बदलता है, यानी कि दीज ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल बुलियन एक्सेप्शन। इसमें देखिए ये हमारा एंड है, एंड है एम्बरसेंड, और ये हमारा ये हमारा और बना हुआ है, इसको और इसको एंड बोलते हैं, इसको और बोलते हैं, और इसको नॉट बोलते हैं। ये एंड का काम क्या करता है, यानी दो वैल्यू को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, और क्या करता है, दो वैल्यू को ऐड करता है। और नॉट नॉट जो है वैल्यू को नॉट लिखते हैं, यानी कि अगर हम यानी जीरो और जीरो ले रहा हूँ, तो ऐड करके हमारा वैल्यू जीरो ही देगा। 1 0 ले रहा हूँ, तो ये ऐड मल्टीप्लाई करेगा, यानी इसको मल्टीप्लाई करके आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहाँ से हम प्रोग्राम समझते हैं, ऐसे नहीं समझ पाएंगे। पैकेज कॉम डॉट ऑपरेटर पब्लिक क्लास लॉजिकल ऑपरेटर। पहले हम लोग ने पैकेज बनाया, पैकेज के अंदर पैकेज आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, कॉम डॉट करके फिर पैकेज का कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लास में आप क्लास देंगे, क्लास का जो पहला कैपिटल लेटर होगा, अगर कोई और वर्ड जोड़ रहे हैं तो उसका वर्ड भी कैपिटल होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग मेन मेथड बनाएंगे, मेन मेथड एज इट इज ऐसा ही रहेगा। फिर उसके बाद बुलियन ए दे दिया आपने ट्रू, बुलियन बी इक्वल टू फॉल्स। जब बुलियन ए इक्वल टू ट्रू दे दिया, बुलियन बी इक्वल टू फॉल्स, तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन ए एंड बी। तो क्या कह रहा है कि हमारा ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू फॉल्स है। एंड क्या काम करता है, हमारे वैल्यू को
मल्टीप्लाई करने का काम करता है। तो मल्टीप्लाई करेगा तो यानी ट्रू फॉल्स मिलके यानी 1 0 मिलके 1 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। उसी तरीके से ट्रू फॉल्स में से फॉल्स करेंगे तो फॉल्स ही आएगा। मल्टीप्लाई करने का काम ऐसे याद रखिए। सिस्टम डॉट आउट करके जो हमारा और का यूज करेंगे तो ये ऐड करने का काम करता है। अब 0 1 को ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। वैसे ही ट्रू फॉल्स में से ट्रू ऐड करेंगे तो मान लीजिए ट्रू ही आएगा। ठीक है। अब इसके बाद नॉट का अगर ए की वैल्यू हमारी मान लीजिए ए की वैल्यू हमने ए की वैल्यू क्या है ट्रू थी। अब इसको ए की वैल्यू हमने नॉट कर दिया तो जो उसका जैसे हमने उसके पहले पढ़ा था वही वही ऑपरेटर यूनिरी में, तो वैसे नॉट का फॉल्स आ गया। ठीक है। इसके बाद ऐसे इसका आप खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा आएगा। मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक ऑपरेटर को। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज जैसे कि आप समझ सकते हैं बाइनरी नंबर हमारे बिटवाइज होते हैं। तो बिटवाइज यानी कि जो ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर के जैसे ही काम करेगा बट ये बिटवाइज काम करेगा। बिटवाइज यानी कि जैसे कि हमारी ए की वैल्यू मैंने 5 दे दी तो 5 देने के बाद ये बिट में पहले कन्वर्ट करेगा 0 1 0 1। ये 5 आप बाइनरी नंबर पढ़े होंगे तो जानते हो कि पहले 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 ऐसे करके स्टार्ट होगा। तो 2 की पावर 0 यानी कि 1 होता है। 2 की पावर 1 यानी 1 यानी कि 2, 2 की पावर 3 यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो ऐसे ही हमारा वैल्यू 1 2 4 ऐसे 16 ऐसे होता जाएगा। ठीक है। ये हमारा बाइनरी नंबर लिखने का तरीका होता है। तो यानी 5 5 देख सकते हैं यहाँ पे 2 की पावर 0 थी यानी 1 हुआ और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे। यहाँ पे हमारी 2 की पावर 0 1 2 2 की पावर 2 यानी कि यहाँ 2 की पावर 2 पे 1 आया यानी कि 2 2 या 4 4 1 5 यानी कि बाइनरी नंबर बदल गया। वैसे ही हमारा बी भी देख लेंगे। यहाँ पे 2 के पावर ये यानी ये ओपन है यानी 2 की पावर 0 2 की पावर 2 2 की पावर 1 2 की पावर 2 यानी कि 2 4 4 1 2 कितना हुआ 4 2 6 और 1 7 यानी कि बी की वैल्यू हमारी क्या है 7। यहाँ पे हमने इनपुट नहीं दिया 7, यहाँ पे देख सकते हैं बी की वैल्यू 7 है। तो बी की वैल्यू हमारा 7 का बाइनरी नंबर है। ठीक है। तो पहले तो हम इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर जैसे ही हमने लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया था कि एंड में क्या होता है कि मल्टीप्लाई होता है, और में क्या होता है कि वो ऐड कर देता है, और एक्सऑर लग गया। ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर का सुपर कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ऑपरेटर, क्योंकि ये और ऑपरेटर का जो जिसमें जो आया इसको और जोर एक्स लग यानी कि नॉट कर देगा। यानी जो जो हमें और ऑप्शन मिला उसको नॉट में बदल देगा। यानी कि हम यहाँ पे और आफ्टर में जो जो मिला था इसको ट्रू मिला था, अब इसको इसको फिर एक बार रिवर्स कर देगा, फॉल्स यहाँ पे आउटपुट आएगा, उल्टा कर देगा। वैसे ही बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट इतना आते नहीं है, लेकिन मेन आपको लॉजिकल ऑपरेटर और बिट वाइज बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना ये सब आना चाहिए बेसिक। तो इसका प्रोग्राम आप सिंपली जैसे आप लॉजिकल ने किया था वैसे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर जैसे कि हम किसी प्रोग्राम को अगर हम इफ एल्स आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखते हैं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पर अगर हम टर्नरी ऑपरेटर से करें, जैसे कि आप प्रोग्राम देखिए तो समझ आएगा कि पब्लिक क्लास मैंने बनाई, क्लास का नाम कुछ भी दे देंगे, मेन मेथड बनाए, इंट a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 5 इंट मैक्स। हमने कहा कि अगर a की वैल्यू b से ग्रेटर है यानी a की वैल्यू ग्रेटर तो है, तो यानी क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसमें टर्नरी में कहा था वो क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये सही है कि b की वैल्यू a से ग्रेटर है। उसमें हमें उसके बाद a कॉलन b, यानी कि इसमें से अब ये जो लिखने के बाद एक एक कॉलन बी, इसको सेमी कॉलन नहीं बोलेंगे, इसको पूरा कॉलन बोलेंगे, और सेमी कॉलन एक ऊपर फुल स्टॉप नीचे कॉमा होगा उसको सेमी कॉलन। तो ये कॉलन को हम पूछेगा ए या बी, अगर सही है, अगर तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए बी ग्रेटर है तो अगर ग्रेटर है तो ये हमारा ए में ए प्रिंट करेगा। और उसको प्रिंट करने का तरीका क्या है, मैक्स वैल्यू, ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैक्स वैल्यू लिखना चाहे जो वैल्यू। उसके बाद इसका जो ऑपरेटर का फंक्शन का जो नाम ऑपरेटर का वो मैक्स है, मैक्स लिखेंगे, ये हमारा ऑपरेटर है। उसके बाद वैल्यू 10 ग्रेटर थी इसलिए उसने ग्रेटर 10 को आउटपुट दिया। ठीक है। इसी तरीके से हमारा टर्नरी ऑपरेटर हो जाएगा। एक और ऑपरेटर है हमारे पास इंस्टेंस ऑपरेटर। इंस्टेंस ऑपरेटर भी हमारा एक तरह से ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर यूज्ड टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इंस्टेंसली वो करता है। ठीक है। ये भी हमारा ऑपरेटर एक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जैसे इसमें स्ट्रिंग का यूज किया, स्ट्रिंग str हेलो वर्ड में स्ट्रिंग हमने डाला, फिर इसमें बुलियन करके, बुलियन क्या होता है जिसमें ट्रू फॉल्स आते हैं, रिजल्ट str इंस्टेंस ऑफ, ये बुलियन तरीका है इसका लिखने का, सिस्टम डॉट आउट रिजल्ट। तो हमने रिजल्ट में ये हम इसका वेरिएबल का नाम दिया था, ये रिजल्ट में हमारा ट्रू प्रिंट कर देगा। क्यों ट्रू प्रिंट करेगा, क्योंकि बुलियन हमने ट्रू हेलो दिया हुआ है, तो इसमें हेलो प्रिंट जाए स्टैंस में ट्रू की हाँ हेलो टाइप की कोई चीज वहां पे है स्टैंस में, स्ट्रिंग में है, तो इसने ट्रू। तो स्टैंस में क्या था कि ऑपरेटर यूज्ड टू टेस्ट ऑब्जेक्ट एंड स्टैंड ऑफ स्पेसिफिक क्लास या सब क्लास। नेक्स्ट हम चलते हैं, क्योंकि ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन टर्नरी भी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग बात करेंगे इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, सारे प्रोग्राम को एक बार स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और प्रोग्राम को भी प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे भी। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग STS को ओपन कर लेंगे, और आप चाहिए तो यहीं पे इसको बना सकते हैं, या तो अदरवाइज आप नेक्स्ट पैकेज बना सकते हैं। चलिए मैं काम करता हूँ, पैकेज बेसिक के अंदर ही हम लोग एक नया क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम रखेंगे हम लोग
क्लास का नाम हम लोग इफ रख लेते हैं, सिंपल सा। क्लास बनाना कैपिटल आईज होगा, ये सब याद रखना होगा। पहला का वर्ड कैपिटल आईज, कैपिटल से होगा कैपिटल वर्ड। इसके बाद इफ नाम से मैंने क्लास बनाई, क्योंकि इफ का देखने वाले हम लोग। अब इफ में हम लोग जो है क्या होता है, देखिए पहले इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं कि कैसे काम करता है। देखिए इफ स्टेटमेंट क्या है कि एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एज इफ ए स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। एग्जीक्यूट करता है ब्लॉक ऑफ कोड को, कंडीशन अगर जब तक ट्रू ना हो जाए। जैसे कि इसका सिंटेक्स देखिए, सिंटेक्स क्या था हमारा, फॉर्मूला या तरीका, जैसे समझ सकते हैं। तो सिंटेक्स क्या है इफ स्टेटमेंट का, कि हम इफ की वैल्यू देंगे। इफ हमारा ये एक तरह का प्री डिफाइंड वर्ड है, कीवर्ड भी है। उसके बाद इफ के अंदर कंडीशन लिखेंगे कि हाँ ए इक्वल टू ग्रेटर, कोई कंडीशन लिख देंगे। कंडीशन में लिखने का तरीका ए ग्रेटर देन 10 या ए इक्वल ग्रेटर देन 18, ऐसे कुछ भी कर देंगे। फिर उसके बाद फिर हम लोग उसके अंदर नेक्स्ट में इसके ब्लॉक के अंदर हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमारा कंडीशन एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम था। इसका प्रोग्राम भी यही है कि हमने यहाँ पे सिंपल एक वैल्यू दिया। चलिए प्रोग्राम में ही करके दिखाते हैं। हमने यहाँ पे सिंपल पब्लिक इफ दिया, उसके बाद इंट कर दिया। इंट में हम लोग कोई वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए ए इक्वल टू स्मॉल में ए देंगे। इसलिए हमने मेन मेथड नहीं बनाया, मेन मेथड पहले बनाना आपको बहुत जरूरी है। मेन मेथड बना देंगे तब आप देखते जाइए कोई एरर ना बनाए, लाइन पे स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। उसके बाद ओपन ब्रैकेट हो गया, उसके बाद इंट ले लेंगे। इंट में हम कोई वैल्यू डिक्लेयर कर देंगे। मान लीजिए मैंने इक्वल टू 10 दे दी। ठीक है, सेमी कॉलन लगाएंगे क्योंकि वैल्यू देने के बाद लाइन टर्मिनेटर करता है। इफ के बाद इफ, अब हम लोग कंडीशन देने वाले, कंडीशन देने का तरीका मैंने बताया था। इफ के अंदर कंडीशन लिखते हैं कि अगर ए इज ग्रेटर देन 5 सेमी कॉलन, और इसमें हम लोग आउटपुट को रन करा लेंगे। ठीक है, इतना कराने के बाद इसमें हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि अगर ए ग्रेटर है 5 से, देन हम लोग क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट होके आना चाहिए ओके, इतना लिख के आएगा। अब आप सिंपली इस प्रोग्राम को सेव कर लेंगे और रन करा लेंगे। देखा हमारा वैल्यू लिख के क्या आ रहा है कि आउटपुट में ए इज ग्रेटर देन 5। क्यों? क्योंकि हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम था इफ ए ग्रेटर देन 5, तो हमारा वैल्यू में ये हमारा प्रिंट करके दिखाएगा ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, इंट हमने ए दिया, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने स्लाइड में। सिंपल वही प्रोग्राम था कि ए ग्रेटर देन 5। उसके बाद एक और इसमें आता है, जैसे हमने इफ के बारे में देखा, इफ इल्स है, इल्स इफ इज इफ है, लेटर, यानी कि इसमें एक तरह का अगर या तो ये या तो ऐसे होता है, इल्स मतलब या। और इफ इल्स इफ यानी इसमें लेटर लग गया, नहीं कंटिन्यू, या मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन भी लग सकती है। तो ऐसी भी सिस्टम आ जाए तो इफ वाला मैंने देखा। इफ इल्स की बात करते हैं, एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ कंडीशन इज ट्रू। यानी वन ब्लॉक ऑफ, एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो प्रिंट होगा। अगर नहीं है तो इसमें हम लोग इस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं कि अगर अगर एज हमारी 18 के प्लस है तो हम लोग वोट डाल सकते हैं। अगर नहीं है 18 से तो इल्स हमारा नॉट नॉट एलिजिबल टू वोट। ऐसे ही हम लोग कंडीशन अगर फॉलो कर रही है तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज इस लगा के हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट को रन करा लेंगे। इसका ये देखिए, यहाँ पे हमने सिंपल से किया है पब्लिक क्लास इफ इस स्टेटमेंट। तो इफ इस स्टेटमेंट का हमने क्लास नाम से बनाया, उसका मेन मेथड बनाया। उसमें इंट हमने ए की वैल्यू 10 दे दी, और इफ हमने जो है दे दिया, कह रहा है कि एक अगर ए ग्रेटर देन 20, अगर हमारी वैल्यू यहाँ पे 20 से 10 से ग्रेटर है, 20 से ग्रेटर है ए, तो हमारा क्या आना चाहिए, ए इज ग्रेटर देन 10। पर हमें तो पता है, पर प्रोग्राम को बताना है कि कैसे। तो अगर ये फॉलो नहीं हो रहा तो इल्स, यानी इल्स मतलब या तो अगर ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा तो ये स्टेटमेंट को छोड़ के हमारा प्रोग्राम इसको फॉलो करे, ए इज नॉट ग्रेटर देन 20, सिंपल सा इल्स। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं खुद से, क्योंकि इफ के तरह ये बस कंडीशन के अंदर एक और इल्स लग गया, और इल्स के बाद हमारा ब्रैकेट जैसे बंद होता है सिस्टमैटिक तरीके से, वैसे बंद हो जाएगा। और वैल्यू हमारा ये वाला आउटपुट है, क्योंकि हमारा ग्रेटर देन नहीं है तो हमारा नॉट ग्रेटर देन 20 आ जाएगा। सिंपल हम लोग इफ इस लेटर में भी आ गए। इफ इस लेटर में भी हम आप देख सकते हैं कि इसको अभी इसमें कंडीशन के अंदर कंडीशन लग रही है, यानी कि एक कंडीशन में लगाई कि ए इक्वल टू 10, मैंने इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद ए की वैल्यू 10 दी कि ए की वैल्यू क्या 10 से बराबर है, बड़ी है, तो ए इज ग्रेटर देन 20।
ऐसा तो है नहीं कि बड़ी तो है नहीं, a के बराबर 10 ही के बराबर है। तो इस एक और कंडीशन देखिए, a का वैल्यू क्या है, इक्वल टू यानी इक्वल टू का ऑपरेटर लग गया कि इसमें 10 के बराबर है। हाँ ये है a इक्वल टू 10, लेकिन अगर ये भी नहीं हो रहा तो या तो ये करेगा एज लेस देन, यानी एज छोटी है 10 से, पर हमारी तो a के बराबर है, a के वैल्यू हमने 10 दी है और a ग्रेटर देन 10 से पूछ रहे हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट अगर ये भी फॉलो ना करता तो हमारा वैल्यू ये वाला रन करता। तो यानी हमारी इसमें इफ कंडीशन, कंडीशन के अंदर इल्स इफ कंडीशन एंड देन इल्स लगे, और इसमें मल्टीपल लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये 3 ही लेके अपने अकॉर्डिंग जैसा भी क्वेश्चन हो आप बना सकते हैं। तो ये आप सिंटेक्स तैयार याद रखिए कैसे काम करता है, यानी अलाउ फॉर मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन इसमें दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इफ इल्स में कंडीशन के साथ इल्स दे सकते थे, वैसे ही यहाँ पे दे सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इफ में आप देखा था, इफ में हमने सिर्फ खाली कंडीशन दी थी और डायरेक्ट मतलब इसका स्टेटमेंट रन करा लिया था, पर इसमें दो स्टेटमेंट आ गई थी, एक स्टेटमेंट और दो स्टेटमेंट आ गई थी। पर इफ में क्या हुआ कि कंडीशन के अंदर कंडीशन और मल्टीपल अलाउ कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। और स्विच स्टेटमेंट क्या है, स्विच में हम लोग पहले इसका सिंटैक्स अलाउ फॉर वेरिएबल टू बी टेस्टेड अगेंस्ट ए लिस्ट वैल्यू, यानी कि सिंटेक्स आप देखेंगे तो स्विच, पहले हमारा सिंटेक्स है स्विच का, लिखेंगे कीवर्ड प्री डिफाइंड जो वर्ड है हमारा, स्विच लिखने के बाद इसका जो एक्सप्रेशन लिखेंगे कि हम उसमें इसमें से कौन सा फंक्शन कॉल कराने वाले हैं, है ना। उसका एक्सप्रेशन लिखने के बाद ये ब्लॉक ऑफ कोड है जो प्रोग्राम करें, इसमें केस बनेंगे, स्विच के अंदर हमारे केस बनते हैं, केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2, ये इसका लिखने का तरीका होता है, सिंटेक्स है। फिर अगर अदरवाइज इन केस में कोई भी हमारा फंक्शन काम नहीं कर रहा, केस नहीं काम कर रहा, तो हम लास्ट में डिफॉल्ट देंगे, डिफॉल्ट करके यानी कि हमारा जो जो भी वैल्यू मैच नहीं हुई, डज नॉट मैच, वो हम रेड करा लेंगे। जैसे इसका प्रोग्राम समझते हैं, एग्जांपल पब्लिक क्लास स्विच स्टेटमेंट, पब्लिक स्टैटिक वाइड में हमने मेन पहले तो क्लास बना ली, किसी भी नाम से बना सकते हैं, मैं तो स्विच स्टेटमेंट कर रहा था उसी के नाम से बना दिया, मेन मेथड बनाया। फिर उसके बाद इंट डे, डे में क्या था कि मैंने डे की वैल्यू हमने डिसाइड करी कि डे 3 हमें बताओ डे 3 कौन सा है, तो पहला हम स्विच डे, फिर वो स्विच करेगा डे, पहले तो हमने डे 3 दे दिया कि हमें इन डे टाइप 3 टाइप की चीज बना रहे हैं, डे वेरिएबल वैल्यू है। अब केस 1 हमारा क्या है, केस 1 में सिस्टम डॉट मंडे को पहला करेगा ब्रेक, केस 2 में सिस्टम ट्यूसडे, केस 3 में, और ब्रेक क्यों लग रहा है कि इसके बाद अगर ये हमारा फॉलो नहीं होता, ब्रेक करके दूसरे चले केस में चली जाएगी, ब्रेक करके यहाँ चली जाएगी, तो ब्रेक एक होता कंटिन्यू, इसके आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप देखिए तो कंट्रोल फ्लो स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि हमारा केस 1, केस 2, केस 3, और अगर इन तीनों में मैच नहीं हुआ तो डिफॉल्ट, तो हमने केस डे 3 का दिया, डे 3 यानी कि डे 1, डे 2, डे 3 वेडनेसडे, तो लास्ट हमारा जो आया वेडनेसडे आया, तो इसमें आउटपुट हमारा वेडनेसडे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे चेंज 4 कर देंगे तो हमारा यहाँ पे इस केस ब्रेक से बाहर निकल के लिख जाएगा अदर डे, यानी कोई अदर डे होगा। ऐसे हम लाइन से कितना भी केस बना सकते हैं, मल्टीपल केस बना सकते हैं, तो इसका ये फायदा होता है कि इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट आपने देखा, अब आगे चलते हैं। हमने लूपिंग स्टेटमेंट, हमने डिसीजन मेकिंग में इफ एल्स लैडर स्विच के बारे में पढ़ा, अब हम लूप के बारे में देखने वाले कि लूप, लूप होता क्या, एक तरह का समझिए सर्कुलर टाइप की कुछ चीज जो से हमेशा रिपीट कर रही है, आइटरेशन उसका रिपीट कर रहा है, ठीक है, तो लूप वही होता है। इसमें क्या था, डिसीजन मेकिंग यानी कंडीशन वाली चीज यूज कर रहे थे, इसमें क्या है कि हम लोग लूप वाली चीज पढ़ेंगे, और इस लास्ट हमारा ब्रांचिंग स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो चलिए लूपिंग में देख लेते हैं, लूपिंग में हमारा क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लूपिंग में हम लोग फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर ईच लूप पढ़ने वाले हैं। तो फॉर लूप क्या है, व्हाइल लूप क्या है, तो इसको हम लोग देखेंगे। चलिए पहला फॉर लूप आ गया, द फॉर लूप इज ए कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यूज्ड टू आइटरेट ओवर ए रेंज ऑफ वैल्यू। तो फॉर लूप हमारा एक तरह का कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है जो यूज होता है आइटरेट ओवर ए रेंज ऑफ वैल्यू, यानी कि वो जब तक उसमें हम लोग इनिशियलाइज करते थे कि हमें इतना कराना है, ठीक है, जैसे हमने उसमें इनिशियलाइज कर दिया, इसका सिंटैक्स देख सकते हैं, इनिशियलाइज कर दिया कंडीशन, और उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की वो या तो इंक्रीमेंट कर रहा है या डिक्रीमेंट, और उसके बाद उसको मतलब बता दिया कि कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन देने के बाद उस कंडीशन इंक्रीमेंट, यानी ये फॉर लूप का पहले फॉर लूप लिखेंगे, फिर ओपन ब्रैकेट के अंदर हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइज जैसे कि हमने i इक्वल टू 0 दे दिया, मतलब उसने मान लिया कितना है, इनिशियलाइज करने के बाद मैंने कंडीशन दी कि i लेस देन 0, i ग्रेटर देन, ऐसे उसमें कंडीशन दे दी, जैसे हमने व्हाइल लूप में देखा था। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या तो उसमें हमें वैल्यू को बढ़ाना है या घटाना है, जैसे कि हमने i प्लस प्लस करना है या i माइनस माइनस करना है, तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर डिपेंड करेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैंने बताया था कि इसमें भी पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और पोस्ट पोस्ट डिक्रीमेंट ऐसे कर सकते हैं, यानी कि इसमें बहुत, इसमें भी एक एक के दो हो सकते हैं। अब इसका लास्ट में स्टेटमेंट हो जाएगा कि हाँ ये जो, तो चलिए फॉर लूप हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट आइटरेट होता है रेंज ऑफ वैल्यू, इसमें रेंज हम लोग दे देते हैं, वो उतना ही रन करता है, ठीक है। तो इसका प्रोग्राम देखेंगे, जैसे कि सिंपल सा प्रोग्राम है, पब्लिक फॉर लूप, इसका फॉर नाम से क्लास बनाया, फिर मेन मेथड बनाया, मेन मेथड के अंदर फॉर लूप इनिशियलाइज किया कि i की वैल्यू लेस देन, i की वैल्यू 0 है, i की वैल्यू मैंने लेट कर ली कि j 0 के बराबर है, ठीक है, और मैंने डबल दो का बनाया कि यहाँ पे j भी इनिशियलाइज कर लिया कि j की वैल्यू 10 है, ठीक है। ऐसे i और j इनिशियलाइज करने के बाद i लेस देन j, अब हमने कंडीशन दे दी है, इनिशियलाइज कर दिया i j, दो हमने वैल्यू दी, उसके बाद क्या i लेस देन j कंडीशन दे दिया कि i जो है लेस देन j,
सही है, कंडीशन दे दी। उसके बाद आई की इंक्रीमेंट करना है और जे का डिक्रीमेंट करना है, यानी आई हमारा इंक्रीमेंट करेगा, एक एक बढ़ता जाएगा एक एक, और जे हमारा डिक्रीमेंट करता जाएगा, ऐसे ऐसे डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। आप इसी से समझ लीजिए और इसका फिर आप प्रैक्टिस करिए। तो इसके फिर कोड देखिए, ये ओपन ब्रैकेट हुआ था, यहाँ पे लास्ट ब्रैकेट बंद हुआ, फिर यहाँ से इसका मेन मेथड का ब्रैकेट था, ये मेन मेथड, और ये इसका फॉर लूप का जो स्टेटमेंट का ब्रैकेट है, ये इसका स्टेटमेंट आउटपुट का। तो इतना हम लोग कराया, इसका आउटपुट देख सकते हैं जब हमने कराया। तो जब आप इसको टाइप करेंगे पूरा STL अपने ID टूल्स पे, तो आप देखेंगे इसका जो आउटपुट होगा इस तरीके से आएगा। हमने आई की वैल्यू 0 दी थी, आई की वैल्यू 0 दी आया पहले, और जे की वैल्यू हमने 10 दी थी, जे की वैल्यू 10 आई हमारी। अब हमारे आई की वैल्यू क्या आ रहा है कि आई की वैल्यू हमारी लेस देन जे, यानी कि सही कंडीशन तो हमारी फॉलो हो रही है कि जे से छोटी है, छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर इतने पे रुक जाएगी, अगर हम यहाँ पे और आगे जाते हैं, यहाँ पे अभी कंडीशन आगे बताएंगे, लेकिन इंक्रीमेंट देखिए, अब आई में हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है, अब यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, जे में हमारा क्या हुआ, एक डिक्रीमेंट हो रहा है। तो पोस्ट डिक्रीमेंट 10 के बाद 9 आ गया, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, 1 के बाद 2 आ गया, यहाँ पे फिर 8 3 7 ऐसे लास्ट में। अब यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ के 4 यहाँ पे रुक कैसे गया, क्योंकि 4 के बाद अगर हम 5 लिखते और 6 के बाद हमारा 4 लिखते, तो 6 के बाद हमारा 5 लिखते, 5 और यहाँ पे 5, तो 5 5 इक्वल आया था, पर हमारा ये कंडीशन दिया हुआ है कि हमारी आई लेस देन जे, इसलिए हमारा इस प्रोग्राम यहाँ से बस यहाँ तक ही एग्जीक्यूट हुआ। आप समझे कि यहाँ पे क्यों हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रुक गया, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी हुई थी, और कंडीशन अब आप समझ में आ रहा होगा कि आई लेस देन जे है, यानी आई अगर हम यहाँ पे एक और स्टेप बढ़ता तो ये 4 5 हो जाता, और 6 5, यानी 5 और जे, आई और जे बराबर बराबर पे आ जाते। तो इसलिए हमारा कंडीशन तो यहाँ पे आई, अगर आई लेस देन और इक्वल टू लिखा होता, समझ जाते कि हाँ यहाँ तक भी आता, पर यहाँ पे यहीं पे रुका हुआ है, तो जे की वैल्यू हमेशा आई से छोटी होनी चाहिए, तो बस यहीं पे ये रुक गया, इसलिए तो हमारा प्रोग्राम इतना ही डन हुआ, इसका आउटपुट आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, आप इसका प्रैक्टिस करिएगा, इस सिंपली हमने समझाया है। उसके बाद नेक्स्ट व्हाइल लूप। फॉर लूप ने पढ़ा था, जहाँ पे हमें रेंज जो दे रखी होती है, वही व्हाइल लूप में क्या होता है कि हमारी वैल्यू को जब तक कंडीशन, जब तक ये रन करता है जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए, जैसे कि व्हाइल लूप चेक फॉर कंडीशन बिफोर ईच इटरेशन, यानी कि व्हाइल लूप हमारा जब तक चलता रहता है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू ना हो जाए, इसको पता नहीं कब तक चलना है, यानी अगर हमारा प्रोग्राम में अनलिमिटेड कुछ ऐसा लगा तो चलता रहेगा चलता रहेगा, तो ऐसे ही सिस्टम है। तो व्हाइल लूप में क्या होता है कि इसका कंडीशन देखते हैं, सिंटेक्स। व्हाइल लूप हमारा देखिए, पहले व्हाइल लूप में हमने कंडीशन दिया, ये सिंटैक्स का व्हाइल लूप लिखा, इसका लूप व्हाइल का कीवर्ड लिखा व्हाइल, देन हमने कंडीशन दिया, और उसके बाद हमने स्टेटमेंट दिया कि अब हमने कंडीशन कुछ भी दे देंगे आई इक्वल टू, प्रोग्राम में समझ में आएगा ऐसे, बस समझिए व्हाइल में कंडीशन दिया, उसके बाद स्टेटमेंट में कुछ भी एग्जीक्यूट करेगा, जब तक कंडीशन ये ट्रू नहीं होगी तब तक ये हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा, इसको पता नहीं कब तक चलना है, बस प्रोग्राम चल रहा है जब तक ये मैच, पहले चलेगा फिर देखेगा कंडीशन ट्रू ही नहीं हुई, फिर चलेगा फिर देखेगा आगे, तो ऐसे ही ये बार बार देखा करेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाएगी तब तक वो हमारा स्टेटमेंट प्रिंट नहीं कराएगा। ठीक है, अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। पब्लिक क्लास, इसका पहले हमने क्लास बनाया, फिर इसका मेन मेथड बनाया, मेन मेथड बनाने का तरीका आपको सिखाई दिया है। फिर इंट आई इक्वल टू 0, मैंने आई की वैल्यू क्या कर दी, इनिशियलाइज कर दी, आई इक्वल टू 0 की, आई की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी कि इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू होगी और उसकी वैल्यू 0 होगी। अब उसके बाद व्हाइल मैंने कहा था कि व्हाइल हमारा कीवर्ड है, तो अब ये सिंटेक्स लगाने वाले व्हाइल लूप का, तो व्हाइल लूप में हमने लिखा व्हाइल के बाद आई लेस देन 5, यानी आई की वैल्यू जो है 5 से लेस देन होनी चाहिए। अब सिस्टम डॉट, अब इसको प्रिंट कराएगा, तो हमारी वैल्यू आई क्या, अब इसको सिस्टम करवाने पर इंक्रीमेंट का यूज करता है इसमें, यहाँ पे डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि इस आई के बाद प्लस लगा हुआ तो पोस्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रैकेट देख सकते हैं कैसे लाइन से इनके बराबर से मत क्लोज हुए। अब इसका आउटपुट क्या है, क्योंकि 0 से हमारी वैल्यू स्टार्ट हो रही है, आई की वैल्यू 0, तो 0 से आई को आउटपुट देना स्टार्ट किया, 0 फिर 1 फिर 2, क्योंकि ये इंक्रीमेंट लगा हुआ है ना, तो हमारा इंक्रीमेंट पहले वो हमारा प्रोग्राम, ये देखिए काम कैसे करता है, पहले उसने वैल्यू हमने कंडीशन दे दी, वो पहले गया 0 पे, पहले तो आई वैल्यू ऐसे ही एज इट इज इनिशियल 0 कर दिया, उसके बाद हमारा एक यहाँ पे देखा कि उसने कि अभी छोटी है, तो उसने एक और इंक्रीमेंट किया, फिर यहाँ से फिर वो कंडीशन में गया, यहाँ से इंक्रीमेंट वाला कंडीशन में गया कि अच्छा हमारे कंडीशन ट्रू हो रही कि 5 आई की वैल्यू इससे बड़ी तो नहीं हो रही, क्यों कहेगा नहीं अभी अभी 1 है, अभी तो और बढ़ सकता है, 2 हुआ, फिर इसके बाद ऐसे 3 4 के बाद यहाँ पे 5 नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे 5 से छोटा होना चाहिए, तो इसलिए 4 तक ही हमारा आउटपुट आया। तो ये इस तरीके से हमारा व्हाइल लूप काम करता है, यानी कि इसको बस सिंपल सा व्हाइल लूप में क्या है कि ये हमारा इसको ईच इटरेशन करता है, यानी हर एक जब तक करता रहता है जब तक इसको कंडीशन ट्रू ना हो जाए, सिंपल सा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है वो डू व्हाइल लूप है, हमने व्हाइल लूप जो पढ़ा था उसी तरीके से ही डू व्हाइल लूप है, तो इसमें डिफरेंस बस माइनर सा है कि सिमिलर टू व्हाइल लूप, देखिए पहले ही बताया कि सिमिलर टू व्हाइल लूप, बट द ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस, यानी ये बहुत कॉमन क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा था कि डू व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है, व्हाइल फॉर लूप में क्या डिफरेंस है, व्हाइल लूप, तो डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि इसमें कंडीशन एक बार तो एग्जीक्यूट करेगी, चाहे आपका प्रोग्राम कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ये प्रोग्राम हमारा एक बार प्रोग्राम वन लिस्ट एक टाइम एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, है ना। तो बिफोर द कंडीशन इज टेस्टेड, तो देखिए पब्लिक क्लास डू व्हाइल लूप, पब्लिक हमने मेन मेथड बनाया, मेन मेथड में हमने इंट आई इक्वल टू 0 और हमने आई
पहले जैसे उसमें वाइल में किया था, इनिशियलाइज कर दिया, आई वैल्यू 0 है। हमने डू का ये सिंटेक्स लिख रहे हैं, सिंटेक्स लिखा है डू, और डू के अंदर हमने पहले क्या किया, प्रिंट करा लिया कि आई की वैल्यू, तो पहले हमारा 0 प्रिंट कर ही देगा, चाहे वो कंडीशन ट्रू हो ना हो। उसके बाद अब इंक्रीमेंट करना चालू करेगा, उसके बाद हमारी कंडीशन लगेगी, यानी कि अब लगेगा कि हाँ क्या 9 से 0, 9 से, यहाँ लिख दिया कंडीशन आई लेस देन 9, यानी कि 9 से छोटा, तो सच से हमारा वाइल लूप में काम किया था, वैसे इसमें काम करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा डू वाइल लूप भी हो गया। बस आपको इतना याद रखना है कि एटलीस्ट वन भी, एक बार तो ये कंडीशन ट्रू करता ही करता है, जैसे 0 में एक बार वो प्रिंट करा ही दिया 0, अगर आप यहाँ कंडीशन गलत भी देते हैं, यहाँ पे एक बार 0 या प्रिंट करा ही देता है, क्योंकि ये पहले पहले आउटपुट लिख दिया जा रहा है, फिर इंक्रीमेंट लग रहा है, फिर कंडीशन लग रही वाइल लूप में। तो डू वाइल लूप का ये सिंटेक्स ऐसे है, ये प्रोग्राम ही पूरा। ठीक है, इसके बाद हमारा फॉर ईच लूप। अब ईच लूप में क्या होता है कि इसमें हमारे मल्टीपल लूप लग सकते हैं, जैसे इसमें हम फॉर लूप, ईच लूप, वाइल लूप, इन तीनों को भी मिला के कर सकते हैं, तो इसमें ईच लूप कह सकते हैं। यूज एटरेट ओवर अरे ऑफ कलेक्शन, अरे ऑफ कलेक्शन का यूज करके कर सकते हैं, जैसे इंटीजर नंबर 1 2 3 4 5 नंबर दे दिया, इंटीजर नंबर सिस्टम दे दिया। इसी तरीके से हम नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा बेसिक इतना यूज नहीं होता है, लेकिन सिंपल उसी तरीके से समझ सकते हैं कि हमने नंबर इनिशियलाइज किया, फॉर लूप का यूज किया, फॉर लूप हमने पहले पढ़ा चुके हैं, कंडीशन देंगे, पहले इनिशियलाइज करेंगे, इंट नंबर इनिशियलाइज किया, फिर देन कंडीशन देंगे, टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर रहा है ये नंबर, उसके बाद फिर इनिशियलाइज करने के बाद हम लोग कॉलन का मतलब से टर्नरी ऑपरेटर, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंट नंबर, नंबर प्रिंट करेगा, तो नंबर जैसे हमारा था 1 2 3 4 5, सिंपल ये हमारा प्रिंट कर देगा। सिंपल सा ये हमारा फॉर ईच लूप है। अब इसके बाद हमारा लास्ट जो हमारा आएगा वो हमारा ब्रांचिंग स्टेटमेंट होगा। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या है, दिस स्टेटमेंट चेंज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू अनदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम, यानी हम इसमें ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू, रिटर्न, ये हमारे ब्रांचिंग स्टेटमेंट में आते हैं, जो कि मतलब एक बेसिकली ज्यादा यूज नहीं होते, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ब्रेक स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी स्विच में देखा था, ब्रेक का यूज करते हुए देखा था, लेकिन कंटिन्यू, रिटर्न एक बार फिर से इनका देख लेंगे, तो हम जल्दी से एक्सप्लेन कर लेते हैं इनको भी। ब्रेक स्टेटमेंट का क्या काम था कि सिंपली ये टर्मिनेट करता था लूप, यानी कोई लूप चल रहा था, वहाँ ब्रेक में हम देखा था स्विच में कि एक लूप चली थी केस टाइप की, तो उसमें से हमको ब्रेक करके दूसरे केस में चला जा रहा था। वही ब्रेक का काम होता है कि ब्रेक करके दूसरा, यानी पूरा प्रोग्राम को ब्रेक नहीं करना, वो बस जो लूप चल रहा है उस लूप से ब्रेक कर हमें बाहर निकलना होता है, तो ब्रेक कर लगाते हैं। ब्रेक या स्विच, देखिए लूप या स्विच से निकलना होता है कि कोई लूप चल रहा है, तो स्टेटमेंट में हम लोग ब्रेक का यूज करते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम में क्या है इसका कि सिंपल, जैसे हमने बताया था कि अभी यहाँ तो दूसरा प्रोग्राम लिखा हुआ है, वहाँ स्विच वाला हमने पढ़ा था कि ब्रेक कर दे रहा था, यहाँ पे भी ब्रेक का काम करेगा। ब्रेक नाम से क्लास बनाई, उसके बाद मेन मेथड बनाया, उसके बाद हम लोगों ने इसमें ये रिटर्न वाला मेथड लगाया हुआ है। ये थोड़ा ये प्रोग्राम एरर में दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ रिटर्न लगाया, यहाँ ब्रेक का हम लोग देख रहे हैं, तो ये हम लोग स्किप कर दे रहे हैं। ब्रेक का हमने इससे पहले ही कवर कर दिया, स्विच में मंडे ट्यूसडे वाला देखा था, तो उसे हम लोग ब्रेक वाला प्रोग्राम देखे थे। ये तो ब्रेक का काम क्या कर रहा था कि हमें मंडे अगर ये फॉलो नहीं कर रहा एक्सप्रेशन, तो हमारा ब्रेक करके केस 2 में आ रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा तो केस 3 में आ रहा है, तो केस 3 में हमारा हो गया। तो इस तरीके से हमारा देख सकते ब्रेक का काम करता है। नेक्स्ट हमारा आता है ब्रेक के बाद जो हमने देखा था, ब्रेक के बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है हमारा, कंटिन्यू, जैसे हमारा ब्रेक था वैसे ही हमारा कॉज ऑफ लूप स्किप रिमाइंडर बॉडी इमीडिएटली, आप ऐसा समझिए जब ब्रेक काम कर रहे थे वो ब्रेक करने का काम करता है, पर हमारा कंडीशन ऐसा होता है कोई लूप से चल रहे हैं या स्टेटमेंट या इस स्विच से, उसी में अगर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में कर सकते हैं, कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं। कंटिन्यू का भी सिंपल ऐसे ही है कि हम लोग कंटिन्यू करके उसको स्किप का काम करते हैं, यहाँ पे स्किप काम करें, जैसे कोई प्रोग्राम से हमें निकलना है बाहर, तो उसमें स्किप का यूज करने के लिए हम लोग सिंपल यहाँ पे बस कोई भी जैसे प्रोग्राम लिखा, फॉर लूप का प्रोग्राम लिखा और इफ का प्रोग्राम लिखा। इफ फॉर लूप में हमने आई इक्वल 0, आई लेस देन इंक्रीमेंट कर दिया, उसके बाद आई इफ कंडीशन भी लगा दी कि ये हम लोग आई इक्वल जितनी है इसको हम 2 से डिवाइड भी करें, मतलब 0 आना चाहिए। अब ये प्रोग्राम चल जो रहा है, जो भी प्रोग्राम चल रहा है उस प्रोग्राम में अगर हम लोग कंटिन्यू या स्किप करना चाहते हैं कि चलता रहे, तो कंटिन्यू चलता रहे, तो इस कंटिन्यू का वे हम लोग यूज करते हैं। ये इतना मोस्टली यूज नहीं होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कंटिन्यू मतलब ये हमारा उसी प्रोग्राम में कंटिन्यू करते रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा लास्ट जो हमारा है रिटर्न स्टेटमेंट, ये भी ब्रांचिंग स्टेटमेंट का लास्ट वाला है रिटर्न स्टेटमेंट। ये हमारा रिटर्न करने का काम, बस आप ऐसा समझिए कि ये जो करंट चीज चल रही है, जैसे जो फंक्शन यहाँ पे हो रहा है, उस फंक्शन को कॉल करने के लिए, बुलाने मेथड को कॉल करने के लिए, तो हम लोग रिटर्न का यूज करते हैं। जैसे a प्लस बी को हम दोबारा इसमें कॉल करना है कि यहाँ पे a प्लस बी कितना था, तो a प्लस बी का रिटर्न सम करा लिया, तो वो हम रिटर्न करने के लिए फंक्शन को वहां से कॉल कर सकता है, ये काम होता है रिटर्न करने का। तो इस तरीके से ये यूज होता है। लास्ट में हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, जो मोस्टली 2 ही क्वेश्चन लिखा हूँ जो मोस्टली यूज होते हैं, पूछे जाते हैं। कि पहले हमने बताया था इसी डाटा ऑपरेटर और में ही कि डिफरेंस बिटवीन प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट में मैंने बताया था कि इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये समझ बहुत लोगों को समझ नहीं आता। प्री इंक्रीमेंट क्या है कि आई से पहले लग गया प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट जो आई के बाद लगा, तो इसमें क्या है समझ डिफरेंस बताना है। प्री इंक्रीमेंट क्या है कि द वैल्यू आई बाई 1 रिटर्न्स इंक्रीमेंट वैल्यू, जब आप
जैसे कि इंट आई इक्वल टू 5, आई इक्वल टू 5 मैंने दे दी कि उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, तो पर जे की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू हमारी जे की वैल्यू हमारी आई से प्री इंक्रीमेंट में होगी। तो यानी कि आई वैल्यू 5 थी, तो हमारा आई तो 5 प्रिंट होगा, पर हमें जे क्या प्रिंट होगा, जे हमारा जो है आई से इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 5 एक इंक्रीमेंट होगा तो 6 आया, और 6 यहाँ पे स्टोर हो गया, तो हमारी आई हो जाती है 6 और जे हमारा क्या हो जाता है 6 हो जाता है। ये हमारा सिंपल सा इंक्रीमेंट समझ सकते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, यहाँ पे क्या पहले इंक्रीमेंट कर दिया, बाद में उसको रन कराया, यहाँ पे पहले उसको एज इट इज लिख देगा, बाद में उसको रन कराएगा। जैसे कि यहाँ पोस्ट में देख लेते हैं कि सिंपल सा आप देखिए, हमने आई की वैल्यू 5 दी, आई की वैल्यू 5 जब दिया तो यहाँ पे जे की वैल्यू कह रहा है आई फिलअप, तो आई की वैल्यू जब 5 है तो जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू असाइन 5, क्यों, क्योंकि पहले 5 की वैल्यू यहाँ असाइन हो गई 5, एंड इसके बाद ये जो आई के बाद असाइन बाद में ये जोड़ेगा 6, पर ये अलग जाके अभी इसमें प्रिंट नहीं करेगा, प्रिंट हमारा 5 करेगा क्योंकि 5 आई पहले आ गया, तो पहले 5 लिख देगा, असाइन कर दिया, देन इसके बाद इंक्रीमेंट किया तो 6 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप समझिए कि यहाँ प्लस तो दोनों को ऐड करेगा नंबर, यहाँ पे ये वाला एक एक इंक्रीमेंट करेंगे बस, और यहाँ पे ये इन दोनों को जोड़ रहा, समझ लीजिए ऐसे जैसे करते हैं। उसके बाद ये हमारा इतना सा काम था। इसके बाद ये समझिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेप। ब्रेक एंड कंटिन्यू का जो डिफरेंस पूछा है, हमने बताया था कि ब्रेक क्या करता है, किसी टर्मिनेट लूप या स्विच टर्मिनेट कर जाता है, वही हमारा जो क्या होता है कंटिन्यू करता है, उसी प्रोग्राम में कंटिन्यू रखता है, उसे हम कंटिन्यू कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका भी कोड देख लेते हैं कि हमारा किसी प्रोग्राम चला तो ब्रेक कर गया, स्विच वाला देखा था यहाँ पे। उसके बाद कंटिन्यू में क्या होता है, कंटिन्यू में हमारा उसी प्रोग्राम, जैसे भी प्रोग्राम हमने ये भी पिछले प्रीवियस में देख लिया कि उसी प्रोग्राम में अगर हम कंटिन्यू चलना चाहते हैं तो उसमें हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा, कंटिन्यू कर दिया। देन हमारा आज का ये एमसीक्यू लास्ट है, हमारा एमसीक्यू देख लेते हैं। बेसिक आप लोग बताइएगा, इसका बहुत सिंपल सा, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। तो इस छोटा सा प्रोग्राम है, इसका आउटपुट क्या होने वाला है, जैसे इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3 है, आई का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका आउटपुट बेसिकली आप ऐसे ही देख सकते हैं, आई इक्वल टू 0 है और आई की यानी 0 है तो 0 से स्टार्ट हो रही है ना, तो यानी इन दोनों में से कोई होने वाला। अब इसके बाद देखते हैं आई की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, यानी 1 2 होना चाहिए, 1 2, यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ये हमारा सी सही होगा। इसी तरीके से आप ये दो भी अपना देख सकते हैं, सिंपल सिंपल है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।